अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। और आज का जो मेरा शो है वो आप लोगों की सेहत से मुतालिक है। हम सेहत के हवाले से इतनी बात करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इसका हमें अंदाज़ा तब होता है जब हम बीमार होते हैं। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल भी और उसके अलावा भी पता नहीं आजकल ऐसे इतने अवामिल आ गए हैं कि एक शख्स जिसको मैं देखती हूँ कि वो बड़े अच्छे हेल्दी वे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो भी बड़ी तकालीफ से गुजर रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं कैंसर के बारे से बात करूँ, आपने ऑब्जर्व किया आजकल हमारे आसपास कैंसर के जो केसेस हैं वो कितने बढ़ गए हैं। और ये तो स्पेसिफिकली मंथ ही है अक्टूबर का, जिसको अब पिंक टूबर भी कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि अक्टूबर में बात की जाती है ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस के हवाले से। एंड व्हेन आई से ब्रेस्ट कैंसर पीपल स्टिल हेसिटेट, लोग अभी भी हिचकिचाते हैं, झिझक का शिकार होते हैं ये बात कहने से। हमारे शहरों में तो ख़वातीन बाहर आती हैं, चेकअप कराती हैं, अपना इलाज कराती हैं, वो इस वजह से भी क्योंकि उनके घर के बंदे उनको सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी जान ज़्यादा प्यारी है। लेकिन गाँव देहात में अभी भी लोग या तो उनको पता नहीं चलता या तो उस हवाले से बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो इतने परेशान, उनको लग रहा होता है कि भाई हम कैसे लोगों को बताएं कि शर्म की बात है। ये शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब बनेगी जब आप इस पर एक्शन न लें और आपके घर की औरत तकलीफ में रह के इस दुनिया से चली जाए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं, आप लोग परेशान हो जाएं कि हर 9 में से एक औरत इस रिस्क पे है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दुनिया जहान में इतना काम हो रहा है इस हवाले से, केसेस कंट्रोल करने पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर के वाले से बात करनी है और साथ में लिवर, जिगर के अमराज के वाले से बात करनी है। इतना ये मर्ज फैलता जा रहा है, कितना खामोश कातिल ये साबित हो रहा है। बच्चे बड़े छोड़े, बच्चों में भी आ गया ये, समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर माहिर पैनल मौजूद होगा। तो आज हम खुलकर ही बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि इस पर खुलकर बात करना इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर हम नहीं करेंगे ना तो घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जो वो जीते रहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर 9 में से एक औरत इस रिस्क पे कि उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो सकता है। तो आज सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर के वाले से बात करेंगे। डॉक्टर उमर आफ्ताब जो कि CEO एंड फाउंडर है पिंक रिबन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। तकरीबन 22 साल से ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के वाले से और फिर जो उस पर तमाम तो रिसर्च है और करना क्या चाहिए उस पर काम करें, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा खान जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब सिद्दीक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं जी। हाय दूसरा तो मैं वो नहीं तो मुझे मुश्किल लगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और हमारे साथ हमारे ओबलिस्ट गालिब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और डॉक्टर साहब, जो हमारे वैसे पाकिस्तान में सिचुएशन है, मुझे लगता है कि एक महीने को मुंसलिक कर देना, एसोसिएट कर देना इस अवेयरनेस से, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। क्योंकि मैं अपने बचपन से, मैं अपने कॉलेज से मैंने शोज़ शुरू किए, आपके साथ भी मैंने शोज़ किए और आज भी हम इस पर शो करें और अभी भी डॉक्टर साहब वही चंद सवालात जिनके जवाब आज भी लोगों को पता नहीं, हम कब से पूछ रहे हैं। अगेन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मैं अपनी जर्नी 22 साल की देखूं तो पहले तो 10 साल ये था जी कि हम किसी लेवल पे इस इशू पे बात ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट का वर्ड और वुमेन सेक्सुअलिटी और वो जो हमारी सोसाइटी के जो टैबूज हैं उनको लेके हम किसी इशू पे, इस इशू को लेके कहीं बात ही नहीं कर पाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू की। अच्छा, अब इस दफ़ा मैंने जो हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं उन पे मैंने जाके लोगों से कुछ कैंडिडेट सवाल करने शुरू किए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ी लिखी लाहौर में या कराची में पढ़ी लिखी 100 ख़वातीन के साथ हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जब उनसे ये सवाल किए मुख्तलिफ सेशंस पे कि अच्छा आप ये बताएं कि आप में से कितनों ने अपना मेमोग्राम कराया, तो यू विल बी सरप्राइज्ड के 3 to 4%। अच्छा, वो आई थिंक अभी भी शायद लोग, मतलब ठीक है ये अब जनरली ये है कि लोगों को पिंक रिबन का पता है, लोगों को ये पता है पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर पे काम करता है, लेकिन ये कि उनको खुद कितना रिस्क है, मतलब हम जैसे वो जिसको कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके कि जी नहीं ये तो, यानी कि हम डिनाइल में, वरना कभी लगता है कि हम शायद इतने लेजी हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, फिर एक और जो बड़ा ही एक डिस्टर्बिंग एनालिसिस है वो ये है कि हमें ये लगता था
कि पढ़े लिखे लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें चेंज जल्दी आनी चाहिए। टू माय सरप्राइज पढ़े लिखे लोगों में जो चेंज है वो और ज़्यादा स्लो है, क्योंकि उसकी वजह ये है You have to convince them. नो एंड दे अदरवाइज दे आर सो मच इनटू सोशल प्रेशर्स कि जी वो ये बात देखें, एक बीमारी है खुदा ना खास्ता, और एक ऐसी बीमारी है जो लीथल है, जी, जी। जिसको जितना लेट करेंगे वो आपकी जान ले लेगी, बिल्कुल। और आप सिर्फ उसको इसलिए डिले करते रहेंगे नहीं नहीं किसी को पता ना लग जाए। तो ये बीमारी है, आपको जिस तरह किसी भी इंसान को जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी हो सकती है, वो ब्रेस्ट कैंसर भी एक बीमारी है। ये कोई खुदा ना खास्ता, ये कोई आपने कुछ आपकी गलती नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये कि और ना कोई अल्लाह का अजाब है आप पे, जैसे हमने कोविड में भी देखा था, लोग कहते नहीं जी हमारे तो ये बहुत नेक है, इनको तो कोविड कैसे हो सकता है, वो तो और दूसरी बात, अब डॉक्टर साहब टू माय हॉरर मैं पढ़ भी रही थी, अब तो यंग लड़कियों में भी, पहले कहते थे 40 के बाद चांसेस हैं, ये बिल्कुल 30 साल में लड़कियों को बड़ी late अलार्मिंग 20s बात में। है। वो ये है कि दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 35 साल है। बट हैविंग सेड दिस, अब हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो 16, 18, 19 ईयर्स की एज में लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, कि जो कि अगेन इट्स वेरी तो अलार्मिंग। डॉक्टर साहब फिर हाँ हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम इतने खौफनाक तरीके से, तुम्हारे नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी छोटी एज में भी आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर। देखिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लेकिन अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल है कि इंडिया में एक स्टडी हुई, उन्होंने क्योंकि इंडिया में लंदन में उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी काफ़ी डायस्पोरा है, तो उन्होंने कंपेयर किया इंडियन और पाकिस्तानी ख़वातीन को कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है और बिल्कुल। इंडिया में कम, यानी जैसे रिस्क जो कल्चर तो सेम है जी। पाकिस्तान में 1 in 9 है, इंडिया में जो रिस्क है 1 in 22 है, यानी कि 3 गुना का फर्क है। तो मसाले भी, क्योंकि अगर हम मसालों में भी कसूरवार उनको ठहराएं तो मसाले उनके हमसे ज्यादा बल्कि स्ट्रॉन्ग है बहुत सी तो जगहों पे। उन्होंने ये बहरहाल कंक्लूड किया कि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो मतलब देखिए जैसे इंडियन जो है वो मोर वेजिटेरियन है और उनकी जो फूड जो है, अच्छा पाकिस्तान, फिर एक तो ये बात होगी, दूसरा ये है कि देखें FDA ने अमेरिका में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो फूड में यूज़ होते हैं उनको रिसर्च के बाद बैन कर दिया जो कैंसरस हैं। WHO की बहुत सारी रिसर्च हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई की जो कैंसरस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें आज भी, अगर आप अपनी कोई बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें देखें, उनके लेबल देखें तो उनके ऊपर वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फिर उसके अलावा ये कि लेबल कौन पढ़ता है डॉक्टर साहब, आपको पता ही है, हमें तो खाने से मतलब है, तो वो लेबल अच्छा, किसने फिर ये पढ़ा कि है देखें हम मतलब हमने कोशिश की, हमने सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो कराया कि जो ये जो स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगता है जानवर को जिससे दूध ज़्यादा लिया जा सकता है उसको बैन कराया गया, बट वो आज भी यूज़ हो रहा है। अब वो ऐसा दूध जो हम पी रहे हैं जो उस इंजेक्शन से है, जो स्टीरॉइड, बिल्कुल वो ह्यूमन हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह है, वो फीमेल हेल्थ के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। डॉक्टर साहब ये जो चूज़ों को इंजेक्शन लगते हैं जिसमें ये चूज़ा तकरीबन 40 के अंदर इतनी बड़ी कुकड़ी बन जाता है, तो देखें ये जो खुराक में जो भी स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, देखें ना कि जी वो जल्दी जल्दी से हर चीज़ ग्रो करके और वो इट्स रेडी टू यूज़, तो ये जो सब कुछ है ये रिपरकशंस हैं एक तरह से अगर हम देखें तो इसके, ये हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो उसके असर हो रहा है। और देखें क्योंकि ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये जो स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स हैं उनका ख़वातीन पे ख़ास तौर पे, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आप देखें पिछले 20-25 साल में ख़वातीन में जनरली जो है इनफर्टिलिटी, PCOS और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत बढ़ गई हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एस्ट्रोजन लेवल को इफ़ेक्ट करता है, एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। और मैं एक और आपको अगर खौफनाक स्टेटिस्टिक बताऊं जो लेटेस्ट ये है कि अगर पाकिस्तान में 100 कैंसर के पेशेंट डायग्नोज होते हैं उसमें से 50 सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, यानी इट्स सो हाई। So rather than going ahead with all of this कि जी इसमें किसी तरह की कोई कमी आ सके, on the other hand हम ये देख रहे हैं कि जो है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर देखें जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल भी पिक एंड चूज़ नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो खाता ऐसे हूँ, बट
मतलब ये इट्स अ कंप्लीट थिंग। आप रात को 2 बजे तक जागते रहते हैं तो आपकी स्लीप, आपकी फिजिकल सब चीज़ एक्टिविटी, इसमें आ जाती आपकी है। मेंटल हेल्थ। और कभी कभी डॉक्टर साहब अब ना थोड़े से जो गेम है ना वो समझ से बाहर हो गई है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होते हुए देखा हुआ है जिन्होंने ज़िंदगी में ना कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया हो, वो वॉक भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। फिर मैंने ऐसे ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होते हुए देखा है जिन्होंने ज़िंदगी में ना कभी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाया हो, वो फ्रेश खाना भी खाती हैं, वो दिन में जो पकाया उसी दिन खाने पर यकीन रखती हैं, वो फ्रिज वाली तो कोई चीज़ खाती भी नहीं है, जिम भी करती हैं, बट स्टिल ये चीज़ें बढ़ती जा रही। तो क्या कोई अभी तक रिसर्च में कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि ऐसी क्या चीज़ है, तो अंदर जेनेटिकली ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके अंदर कोई पुराने रिस्क फैक्टर्स हैं? अगर हम बात करेंगे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, उससे रिस्क फैक्टर कोई तकरीबन को 5 to 7% कम हो जाता होता है। है। अच्छा, जेनेटिक जो है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, और फैमिली हिस्ट्री में भी ख़ास तौर पे कि अगर आपकी किसी को वालदा, खाला, फुप्पो, दादी, नानी, ये यानी कि जो बिल्कुल आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन है, अगर इनमें हो तो उससे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 10% रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर भी साहब कोविड के बाद आपने देखा कुछ ट्रिगर भी हुए हैं। अच्छा, ये भी एक बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि वो जो आई थिंक कि जनरली भी अगर आप कोविड के बाद देखें तो बीमारियां मतलब जी। मतलब आपको बहुत यंग एज में कार्डियक अरेस्ट, मतलब 30 जी, साल का लड़का लंग्स है और फेलियर उसको, भी। मतलब तो आई थिंक कि वो बहरहाल अभी तक उसका इफेक्ट जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसकी वैक्सीन का कोई इफेक्ट चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोविड की भी उसने भी हमारी हेल्थ को एक्सेलरेट किया है टुवर्ड्स डिटीरियोरेशन जो है। अच्छा, ये जो जेनेटिक है अब इसमें भी जो है वो BRCA1 मतलब देयर आर 6 जीन्स की टेस्टिंग अब पाकिस्तान में हो रही है। मतलब वो अगर आप वो करवा लें ख़ास तौर पे BRCA1 BRCA2 तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जो रिस्क है वो खुदा न खास्ता ट्रांसफ़र नहीं। देखिए, जो एक तरफ तो ये कि और ये मुझे बताइए जो BRCA1 BRCA2 है ये मस्ट बी एक्सपेंसिव टेस्ट। नॉट रियली। अब तो पहले तो ये मतलब बहुत सारी लैब्स इसको बाहर सिंगापुर से कराती थी। जी। अब तो बल्कि अभी पेंक्रेबन ने पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ हमने ये शुरू किया है। एंड इट्स वेरी मतलब इट्स वेरी नॉमिनल। बल्कि हम तो जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उनके लिए फ्री टेस्ट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, मैंने बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में ऐसा देखा कि ठीक है आपका एक एनुअल चेकअप तो होता ही है, लेकिन उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर से तो चलो क्योर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो कैंसर ट्रैवल करके मैं देखती हूँ लोगों की लिवर को अफेक्ट कर रहा है, लोगों की वो स्पाइन में चला गया है। ये कितने चांसेस होते हैं? देखिए, ये अगेन क्योंकि स्टेजेस हैं, अगर तो इसको फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया है फिर तो देखें जो ट्रीटमेंट है इट्स वेरी सिंपल, लेस पेनफुल एंड लेस एक्सपेंसिव, और उसके जो रिpercussion है वो कम है। बट मतलब अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो थर्ड स्टेज पे आती हैं। अच्छा, थर्ड स्टेज का मतलब ये है कि वो 90% चांसेस ये हैं कि वो बॉडी के एक से ज़्यादा पार्ट में ट्रैवल कर गया होगा, उसकी वजह से फिर जो उसकी ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तकलीफ़ें हो जाती है, जिसमें कि अब कीमोथेरेपी है। अगर एक थर्ड स्टेज का जो पेशेंट है उसको एटलीस्ट कम से कम 15 के करीब जो है वो कीमो की साइकिल्स तो मिनिमम लगवानी पड़ेंगी, विच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड विच आर वेरी पेनफुल। फिर उसके साथ रेडिएशन है, और फिर ये कि उसमें क्योंकि वो जो फैला हुआ है वो आया बोन्स में चला गया है, वो लिवर में चला गया है, वो लंग्स में चला गया है, वो फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट क्योंकि हर पार्ट के लिए। मैं अपनी ऑडियंस की इजाज़त से थोड़ा सा एक और बोल्ड सवाल मैं पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब हमने देखा कि जब ब्रेस्ट कैंसर में जब आप एक सर्जरी से गुजरते हैं और आपकी जो ब्रेस्ट रिमूव की जाती है, फिर आप दोबारा से ब्रेस्ट फॉर्मेशन की तरफ अगर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऑफ कोर्स आपकी जो बॉडी चेंज होती है उसके अपने एक इम्पैक्ट्स होते हैं। सो बहुत से लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि हम उसी वक्त जो है वो एक और आपकी सर्जरी हो जाए जिसमें आपकी ब्रेस्ट फॉर्मेशन जो हो जाए। वो जो फॉर्मेशन होती है वो कितना इस केस को ख़राब कर सकती है? बिकॉज हमने तो एंजेलिना जोली का सुना था कि जी उनको वो रिस्क पे थी एंड उन्होंने शी रिमूव बोथ ब्रेस्ट ताकि वो रिस्क ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो जो एंजेलिना की वजह से ये BRCA1 BRCA2 पॉपुलर हुआ क्योंकि उसको रिस्क जो था वो बहुत हाई था, तो उसने तो कहा कि जी इसको रिमूव ही। अब इस पे भी बहुत सारी साइंटिफिक इस वक्त डिस्कशन है कि आया ये ठीक है, ये गलत है। जो आपने बात की फॉर्मेशन की दोबारा से जो रिमूवल के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, एक तो देखें ये कि अब जो सर्जरी है वो बहुत एडवांस हो गई है। पहली बात तो ये है कि अगर वो अर्ली डिटेक्ट है
और अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ तो फिर तो बजाय ये कि ब्रेस्ट को रिमूव किया जाए, बल्कि जितने पोर्शन पे वो जो कैंसर है सिर्फ उतने ही पोर्शन को जो है वो रिमूव किया जाता है और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब अभी कॉलर का भी हमारे मुझे फ़ोन आया था, वो कहती कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनका बच्चा 6 मंथ्स का है, सो क्या वो अपने बच्चे को फीड कराएं या नहीं कराएं, ये हमारी कॉलर का सवाल। अच्छा देखें, ये भी अगेन इट विल डिपेंड कि उनकी कीमो हो रही है, उनकी कीमो हो चुकी है, वो क्योंकि वी हैव सीन पेशेंट्स, मतलब बल्कि हमारे साथ एक सर्वाइवर हैं, वो उनकी तो प्रेगनेंसी के दरमियान ब्रेस्ट कैंसर उनको 3rd स्टेज का डायग्नोज हुआ, बट ये कि टाइमली उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया और उनकी डिलीवरी भी ठीक हुई और उनके बल्कि उसके बाद भी उनकी डिलीवरी हुई। तो देखें ये तो थोड़ा सा ना, ये तो स्पेसिफिक है कि अगर इस वक्त उनकी कीमो हो रही है तो फिर शायद ब्रेस्ट फीड कराना जो है वो तो थोड़ा उनको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। अच्छा, जो ये जो रिकंस्ट्रक्शन की बात है उसमें भी पहले तो बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके यूज़ होते थे। जी। इस वक्त जो लेटेस्ट रिकंस्ट्रक्शन है वो ये है कि वो आपके बॉडी का फैट लेके और उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि आप ये समझें कि ऑलमोस्ट कोई 80% वो नेचुरल तरीके से ही उसको रिकंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया जाता है। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसकी ब्रेस्ट रिमूव की, उसका दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया तो उससे कुछ उसको दोबारा कैंसर होने के चांसेस है। वो जो कैंसर जो रीअकर होगा वो उसमें नहीं होगा, वो किसी और बॉडी पार्ट में होगा कि अगर वो रह गया है, अगर उसकी पूरी उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। और इसीलिए जो इस वक्त अब जो कैंसर मैनेजमेंट है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होती है कि वो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ सर्जन डिसाइड करे या ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करे, बल्कि रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये ट्यूमर बोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि वो फिर पेशेंट का एक पाथवे डिसाइड करते हैं कि उसको कैसी ट्रीटमेंट पे जाना है। लेकिन देखें अगेन, फोकस ऑन प्रिवेंशन। बहरहाल 40% रिस्क जो है वो कम होता है प्रिवेंशन से। फिर अर्ली डिटेक्शन, अगर खुदा ना खास्ता प्रिवेंशन के बाद भी हो गया तो अर्ली डिटेक्शन के ऊपर वही बात है। डॉक्टर साहब जैसे एम्फसाइज करें, प्रिवेंशन पे आपका फोकस होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर जो डाइट है और उसके बाद जो लिवर के जो आजकल इतने हम बीमारियां देख रहे हैं उस पर बात भी करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं और आज मैं बात करी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के वाले से और लिवर के जो केसेस हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है लिवर फेलियर्स आप बहुत सुन रहे हैं और लिवर से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां अब इतनी कॉमन हो गई हैं कि हम परेशान हो गए हैं कि हमारे ज़हन में एक है ना कि आप 50-60 साल से उम्र जब आपकी ज़्यादा होगी तब आपके आसपास सारी बीमारियां मंडलाने लग जाएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बच्चे तक जो है वो अब लिवर के जो अमराज हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं। क्योंकि हमने कैंसर के वाले से बात की, डॉक्टर उमर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर है पिंक रिबन के। डॉक्टर फायजा हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ। डॉक्टर शुएब सिद्दीक मौजूद हैं जी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और साथ में हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं। एंड वी हैव गालिब विद अस जो कि एबुलिस्ट भी हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर फायजा, हम अपनी खुराक में से क्या गलतियाँ कर रहे हैं? क्योंकि देखें जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि लोगों में अवेयरनेस भी अब ज़्यादा आ गई है। पहले लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल का कसूर है। जिम्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर, पिलाटीज हो रहे हैं, स्विमिंग हो रही है, लोग अपनी हेल्थ के वाले से काम कर रहे हैं, येट वहीं पे खड़े, बल्कि ऐसा लगता है किसी ने और पीछे धकेल दिया है। देखें जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल एक ओवरऑल होता है, लाइक उसमें आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी और डाइटरी हैबिट्स से लेके आपकी स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं, आप कितना अपने आप को रेस्ट देते हैं, आपका एक्सपोजर किन चीज़ों से है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। एक्सरसाइज डजंट मीन कि बस आप 1 घंटा जाके जिम कर लें उसके बाद पूरा दिन आप इट डजंट गिव यू द इम्यूनिटी चेयर पे बैठे रहें, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एक्सरसाइज। तो डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो देखें देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि हम बहुत कॉमनली, आप जैसे कह रही हैं कि अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन अगर उसके साथ आप देखें तो हमारी सोसाइटी में आप देखें जंक फूड का इंटेक और ये जो अनहेल्दी फूड का इंटेक कितना कॉमन है। प्रोसेस्ड फूड, मतलब प्रोसेस फूड का इंटेक इतना ज़्यादा कॉमन है। उसमें फ़ायदा ये है ना कि हमने चीज़ें अपनी ईज़ पे ले ली ना कि हाँ भाई ठीक है ज़िंदगी को आसान बनाना है तो लो जी खाना ऑर्डर कर दिया है, प्रोसेस फूड घर में ला के रख दिए हैं।
तो एक इंस्टेड ऑफ reason ये भी है। मेकिंग फूड एट होम आप प्रेफर करते हैं कि मैं बेकरी से कोई चीज़ ले आऊँ तो मैं नाश्ता कर लूँ, शाम की चाय पे भी मैं बेकरी का सामान लेके आ जाऊँ। आप किसी बेकरी पे विजिट कर लें शाम के टाइम पे, जी, जी। आपको लगेगा यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो अब वो रही कहते है। हैं जी समोसे तो पैटीज खत्म हो गए में। हाँ, और पैटीज भी और सारी जो अब सब ये जो चीज़ें सारा हो जाती हैं। फूड स्टफ हम ले रहे हैं, इसी तरह रिफाइंड शुगर इनटेक जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं जिनको हम बड़ा ये सोच के पीते हैं कि तो जी, जी। बड़े न्यूट्रिशियस जी, जी। हैं और ये तो बड़े फ्रेश जूसेस हम पी रहे हैं, भर भर उतना के ही 1 sugar लीटर content, वाला हाँ। एक एक डब्बा। मतलब मैं तो ये देखती हूँ जिम में आ रहे हैं जी, हम तो उन्हें तो रोटी छोड़ी हुई है, हम लेकिन वी आर टेकिंग 1 लीटर ऑफ जूस। इवन इफ मतलब what is this भाई? अगर आप डब्बे मतलब वाला जूस ना लें, अगर आप वैसे भी फलों से ही जूस बना लें तो उसमें भी शुगर कंटेंट देखिए उसकी भी लिमिटेशन है। जो हमें स्टैंडर्ड पोर्शन साइजेस जो हम लोगों को सिखाते हैं कि आपने अगर एक हेल्दी डाइट लेनी है तो उसमें से जो आपके 5 फूड ग्रुप्स हैं उसके अंदर से आपने बैलेंस प्रोपोर्शन में चीज़ों को पिक एंड चूज करना है। सबसे पहले तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या चीज़ है? फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आपने अच्छी क्वालिटी लेनी है, आपने रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप देखें, आप हर कोई अपनी अपनी डाइट को रिव्यू करे, आप पूरा दिन में कितनी चीज़ें रिफाइन खाते हैं और कितनी आप होल ग्रेन्स खाते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आधा कि आपका क्या लाइफस्टाइल है। तो इफ़ यू आर टेकिंग 100% ऑफ योर फूड इज़ रिफाइंड एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी होल ग्रेन्स या होल कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं ले रहे हैं, अब तो ऑर्गेनिक डाइट पे तो- लोग बात कर रहे होते हैं। हाँ। तो फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो नहीं कर वापस रहे हैं। उसी एरा में जा रहे हैं कि जहाँ पर अच्छे कहते हैं ना कि जी ऑर्गेनिक फूड जो इस्तेमाल किया जाता था वहाँ। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन की अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे कंट्री में हर जगह सिचुएशन नहीं है ऐसी, लोगों के पास एक्सेस भी नहीं है, मतलब हर कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप देखें बड़े का गोश्त है या रेड मीट है, अगर उसका कंजम्पशन एवरीडे बेसिस पे होता है, बहुत से घरानों में होता है। जी, जी, बिल्कुल। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं लाइक जो नॉन अफोर्डिंग है, वो ज़्यादातर फिर गाय का गोश्त उनके घरों में पकड़ा होता है विदाउट वेजिटेबल्स। अच्छा, ये भी ट्रेंड मैंने कराची में आके ज़रा देखा कि कराची में लोग गोश्त, लाहौर में पीपल लोग नहीं बड़ा गोश्त खाते ही नहीं हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम वंस अ वीक उसको ज़रूर रेकमेंड करते हैं, बिकॉज हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर आपने वेजिटेबल प्रोटीन को बिल्कुल स्किप कर दिया है, जैसे कि दालें हैं, बीन्स हैं, लोबिया हैं, फलियां हैं, दीज आर ऑल हेल्दी काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, तो इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल 50-50 का रेशियो होना चाहिए आपकी डेली डाइट अच्छा, में। ये ना जो मेरे बहुत सारे जानने वाले देख रहे हैं वो ये ना करें कि चलो जी हम तो आज गोश्त ही पकाना था, अब गोश्त में गोभी डाल देते हैं। जिसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गोभी गोश्त दाल गोश्त नहीं, ऐसी चीजें वो बनाना ये शुरू भी कर दें। तरीका हो सकता है इस सूरत में। हाँ। देखिए उसमें ये होता है कि अगर आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करते हैं तो गोश्त की क्वांटिटी आप ऑटोमेटिकली कम कंज्यूम करेंगे इफ़ यू आर टेकिंग वेजिटेबल्स एज वेल। तो ये एक इसकी वो है। अब मेरे और बेहतर नहीं है कि मतलब जैसे आयमा कराम ने भी कहा है, मामी मुतकियान का भी कॉल है कि भी अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब आप भी जरा हथौला रख के खाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा मीट भी खाते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि हमारा मेटाबॉलिज्म तो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। अब वो कितना खौफनाक हमारी सेहत के साथ उसी से फिर फैटी लिवर और फिर आपके देखिए मोटापा, और फिर एक तीसरी चीज़ जो मैं एक इम्पॉर्टेंटली मेंशन करना चाहूँगी वो फैट इनटेक है। अब फैट की भी जैसे भी बात हो रही थी, लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि विच इज़ द हेल्दियर काइंड ऑफ फैट एंड विच इज़ नॉट। तो अगर आप ये बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अगर डेली रूटीन में, तो आप ट्रांस फैट इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप टी वाइटनर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो यू आर टेकिंग इन ट्रांस फैट। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैंसर की तरफ आपको लेके जाते हैं और मुझे जिनका इतने- रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये लोगों को चाहिए कि अपने आसपास, ठीक है, क्योंकि मैं देखी लोग में ना जबान के चस्के बहुत है, तो जिनको बहुत शौक होता है ना टी वाइटनेस वाला डालने का, तो उनकी घर वाली थोड़ी सी, मैं कहती हूँ आप शर्म करें। अगर आपको अपने प्यारे से इतना प्यार और आपको उसकी जिंदगी अजीज है, उसकी क्योंकि मैं बजाय अक्सर दूध पी कैंसर लें। सर्वाइवर्स को देखती हूँ कि वो अपनी वो डाइट सही नहीं कर पाते। वो कहते हैं जी हम सबने तो जाना ही है, तो ये चीज़ बड़ी हिट करती है कि भाई सबने जाना है, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि वो जो पेन है ना उतनी पेन से ना जाए। डॉक्टर साहब, ये आजकल लिवर से जुड़ी इतनी अमराज हमारे सामने आ गए और जैसे भी फैटी लिवर के वाले से बात भी हुई, ऐसे ऐसे लोग मतलब जिनको देख के कहना मुश्किल है कि जी ये तो बड़े फिट हैं ज़बरदस्त, वो फैटी लिवर की शिकायत कर रहे हैं। यस, फैटी लिवर ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी में हो, वो लोग जो बहुत मोटे हों उनमें ही हो, शायद वो फैट का वर्ड आता है ना, तो बाकी लोगों को लगता है कि बल्कि इनफैक्ट मदिया आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ सालों से तो हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में फैटी लिवर बहुत कॉमन होता जा रहा है। उसकी वजह भैया बिल्कुल उसकी वजह यही है कि जब से ये फास्ट फूड आया है लाइफ में, और जो बिल्कुल जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल फूड, हेल्दी फूड, उन सब से जो है ना दूर हो गए हैं। ठीक है,
इनफैक्ट मैं बल्कि अक्सर जब हिस्ट्री ले रहा होता हूँ और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा आपकी मदर ने आपको लंच में क्या दिया, तो बात वही आ रही होती है कि जनाब नगेट्स दे दिए थे, एक चिप्स का पैकेट दे दिया था, एक बिस्किट दे दिया था, ये उनका लंच होता है, ये तीनों इनफैक्ट चीज़ें लंच फुल ऑफ होता है। फैट्स हैं, अनहेल्दी फैट। तो अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो बच्चे 10 साल की उम्र में फैटी लिवर के साथ आ रहे हैं, तो कोई आप ये समझ लें कि जब किसी को फैटी लिवर होता है, डॉक्टर साहब कितनी हॉरिफाइंग बात है कि 10 साल का बच्चा फैटली, इज देयर एनी उसका रिवर्सल होता है वैसे कुछ? अच्छा रिवर्सल जो है, देखिए हम थोड़ा सा बेसिक से अगर बात करें जी, फैटी जी। लिवर के बारे में, तो एक्चुअली जो फैटी लिवर है वो इनिशियली तो लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है ना। एक लंबे टाइम तक अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर यही फैटी लिवर जो है वो हेपेटाइटिस करना शुरू करता है, यानी लिवर में इन्फ्लेमेशन, सोजिश और सूजन शुरू करता है, जिसकी वजह से होता है कि परसिस्टेंटली अगर वो डैमेज होते रहे सेल, तो अल्टीमेटली ये होता है कि उसमें सिरोसिस शुरू हो जाता है, यानी लिवर जो है अपने साइज में स्मॉल होने लगता है और जो उसके फंक्शन है वो सब रिड्यूस होने लगते हैं। एक दफ़ा अगर वो इस स्टेज में दाखिल हो जाए जो कि स्टेज 3 और स्टेज 4 कहलाता है, तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। फिर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम सिवाय इसके कि पेशेंट से ये कहें कि आप जाएं और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनकी कॉल भी ले लेती हूँ। मोहम्मद रमज़ान मौजूद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी रमज़ान साहब क्या पूछना चाहेंगे? हाँ मैडम, मैंने ये पूछना है कि मुझे ना हेपेटाइटिस सी था, जी जी। वो 2 दफा मैं ना वो सरकारी मेडिसिन जो मिलती हैं 3 महीने का कोर्स होता है, जी जी। वो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी मतलब ये जिगर पे हमला कर सकता है कि नहीं? क्योंकि अब ना मुझे टेंशन हो गया, मैं ना रिलैक्स हो गया हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बावजूद मेडिसिन खाने के बावजूद भी कुछ हो सकता है? कोई रिस्क है इनको? अच्छा रमज़ान, बस आपको ये बता दें कि जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है हेपेटाइटिस सी का, तो डॉक्टर्स जो है वो 3 महीने और 6 महीने में बड़ा टेस्ट जिसे पीसीआर कहते हैं वो चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि आपके जिस्म से हेपेटाइटिस सी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। अगर एक दफ़ा आपको डॉक्टर ये कह दें कि आपके जिस्म से ये ख़त्म हो गया है, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये दोबारा से वापस आए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिन सोर्सेज से आपको लगा है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो एक ही सिरिंज को कई दफ़ा, यानी कोई डॉक्टर या जो भी मोहल्ले में आपके कोई है वो एक ही सिरिंज कई लोगों में इस्तेमाल करता है, या आप जहाँ पे अपने बाल कटवाते हैं वो एक ही ब्लेड कई लोगों में इस्तेमाल होती है, या डेंटल प्रोसीजर जहाँ पे कराए जाते हैं वहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंट्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो आपको री इन्फेक्शन यानी दोबारा ये हेपेटाइटिस लगने के चांसेस हमेशा से उतने ही होंगे जितने फर्स्ट टाइम है। सही। नहीं, वो पीसीआर जो मैंने कराया था ना उसमें मतलब वो खत्म हो गया था, जो दूसरी वो टेस्ट होता है ना उसमें शो होता है छोटे अब मैंने- टेस्ट। जी रमज़ान, मैं बस ये बता दूं, वो जो छोटा टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट कहलाता है, और हमारे जिस्म में एंटीबॉडी हिफाजती इम्यूनिटी होती है, हिफाजती निज़ाम होता है जो सारी ज़िंदगी के लिए एक्टिव रहता है। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके जिस्म में वायरस मौजूद है, बल्कि वो इस बात को शो करता है कि कभी ना कभी आपके जिस्म में ये वायरस आया। अब वो जिंदा है या नहीं है इसका पता जो है वो पीसीआर के टेस्ट से चलता है, जिसको बड़ा टेस्ट कहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मुझे बताएं, ये जो जिगर के अमराज होते हैं क्या ये मौरूसी होते हैं? जैसे भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे केसेस मौजूद हो कैंसर के, देन यू शुड आपको अपना मुआयना कराना चाहिए, बिकॉज चांसेस होते हैं ना कि फैमिली हिस्ट्री है आपकी। इसमें भी फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है? देखिए, इसमें हम हिस्ट्री में ये ज़रूर सवाल पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का इंतकाल किस वजह से हुआ। अगर हमें हिस्ट्री में ये पता चल जाए कि पेरेंट्स में से कोई भी शख्स, यानी कोई भी उसका जो भी थे उनमें से वो लिवर कैंसर की वजह से गए, तो फिर हम बहुत हाई अलर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो डेफिनेटली कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो चेंजेस लाकर उसमें भी लिवर कैंसर कर सकते हैं। लेकिन अगेन बात यही है कि कैंसर वाले पेशेंट को अगर कहीं भी कोई ऐसे जीन्स मौजूद हैं तो वो किसी भी जगह पे कोई भी कैंसर बना सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, हम बहुत सारी ख़वातीन को जो ब्रेस्ट कैंसर उनका क्योर हो जाता है, फिर हम उनको देखते हैं कि उनका लिवर मुतासर होना शुरू हो जाता है, तो ओवरीज मुतासर होती हैं, दो कि आई नो डैट आप गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट हैं, हमारे से ऑन्कोलॉजिस्ट से वाले होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बट स्टिल यू नो द रीज़न कि इसका कोई लिंक है आपस में? अच्छा, लिंक नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि जब किसी एक जगह पे कैंसर होता है
तो वो कैंसर मेटास्टेसाइज यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड सप्लाई के जरिए अमूमन तौर पे जाता है। लिवर क्योंकि अगर उसके करीब किसी ऑर्गन में कैंसर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर के सेल्स लिवर में भी चले जाएं और वहाँ पे डिपॉजिट होके वहाँ पर भी एक कैंसर को बनाना शुरू कर दें। सही। अच्छा गालिब, आप क्या देखते हैं हिकमत की इसमें जो वर्ड में जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या रीज़न बनती है कि हम लिवर की इतनी बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं? देखिए, अगर सबसे पहले भी हम बात भी कर रहे थे, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो एक वाहिद चीज़ जो शायद सबसे बड़ा जहर बन चुकी है आज की तारीख में, वो है चिकन का इंटेक। चिकन मतलब मैं एफडीए की एक रिपोर्ट अगर कहूं तो एफडीए में ये बात साबित है कि हम लोग डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक से इम्यून हो चुके हैं और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो चिकन में एंटीबायोटिक लगती है उसको जो इंजेक्शन जो लगते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं और जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे अंदर एंटीबायोटिक जा रही होती है जो हम उससे इम्यून हो रहे जो फीड उनको दी जा रही होती है चिकन को, फीड एक अलग चीज़ है, बट जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते हैं वो तक उसके गोश्त में मौजूद होते हैं पकने के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हमने अपनी रूटीन में, मेरे ख्याल से हम 90% हम चिकन पर है। डॉक्टर फायजा बात कर रही थी अभी कि हम लोगों को डाइट प्रॉपर तौर पे बैलेंस्ड लेनी चाहिए, उसमें चिकन का इस्तेमाल यकीनन हो सकता है लेकिन अगर ना हो तो सबसे बेहतर है, हो सकता है। और उसमें भी अगर आप सिलेक्शन कर सके तो ब्रेस्ट पीस एक ऐसा पीस होता है जिसमें कंपैरेटिवली थोड़े से कम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम जितने भी प्रिजर्वेटिव आप बात करें ना तो मेरे ज़हन में वाकई आ रहा है कि हम लेग पीस के बारे में अक्सर देखते हैं कि एक जगह एक स्पॉट ऐसा आता है जो बड़ा पर्पल सा होता है, जैसे आप आपको इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो वो पर्पल रेड सा, तो वो एक स्पॉट ऐसा होता है। सो ना अब वो लग रहा है कि उसी स्पॉट पे शायद इंजेक्शन लगाया जाता होगा। इंजेक्शन की देखिए जहाँ तक बात है, ये हमने एक पूरा सेशन अरेंज किया था फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ एंड वी गेट टू नो कि देखिए इंजेक्शन इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लग सकता है क्योंकि एक उसकी दो रीजंस है। एक तो ये कि इतनी बल्क क्वांटिटी में चिकन प्रोड्यूस हो रही है तो आप एक एक को चूजे को इंजेक्शन लगाना, मतलब दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक्स उनकी फीड में होती हैं टू प्रोटेक्ट देम क्योंकि वो इतने, उनकी ब्रीड ही ऐसी है कि उनको ग्रो करना होता है क्विकली, तो दे नीड टू हैव सम एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स। हमारे साथ कॉलर मौजूद है शर्मिला कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मदिया, आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया जी। क्या सवाल पूछा जाएंगी? अच्छा मदिया, मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे घर में एक मासी हैं, वो काम करती हैं, उनको भी ये जिगर का है, यानी उनको हेपेटाइटिस सी है। तो अब जैसे काफी अरसे से वो आ रही है लेकिन अब आस्ता आस्ता हम लोग कुछ नोट करें कि जैसे उनकी आईज ना बहुत ज्यादा येलो हो गई हैं। तो वो अक्सर ये पूछती भी रहती है कि मुझे यहाँ पे दर्द होता है, मुझे यहाँ पे साइड में दर्द होता है। तो हमने उनको बोला जाके डॉक्टर को दिखाओ, मगर जो देखो फ्रेंकली आपको बोलूं, वो कहती हैं कि ये इलाज इतना महंगा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो भी मेरे साथ हैं, वो मुझे यही कह रही है यार मुझे बताओ मैं क्या करूं, किसके पास मैं जाऊं। क्योंकि वो कह रही है अगर मैं इलाज करवाने जाती भी हूँ बाज़ दफा तो वो इतने टेस्ट मुझसे करवाते हैं और मुझे ऐसी ऐसी गोलियां मुझे बोलते हैं कि ये भी खाएं वो भी खाएं, तो मैं नहीं ले सकती। तो वो कह रही है कोई ऐसा तरीकेकार हो यानी जो हम लोग जैसे बंदे अफोर्ड ना कर सके, तो वहाँ पे जाके अगर हम लोग दिखाएं तो हमें दवाई अगर कुछ फ्री में मिल जाए। चलें ठीक है शर्मिला जी, अगर कोई बात हो तो लाजमी बताइए। जरूर, आप हमारा शो देखते रहें, मैं आगे इस पे डिटेल में बात करूंगी क्योंकि बस अब वक्त भी हमारे पास ब्रेक आ गया, फिर डॉक्टर साहब भी हमसे इजाजत लेंगे। डॉक्टर साहब, 5 ऐसी चीज़ें जो कि आप कहेंगे कि कहना चाहें कि जो हमें जिनका ख्याल रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो ऐसी 5 कौन सी चीज़ें इनका ख्याल रखना है? देखिए, एक तो हमें अपनी लाइफस्टाइल का कंप्लीट ख्याल रखना है। ये नहीं है कि जी देखें ये 4 चीज़ें तो मैं अपनी मर्जी से बड़ी अच्छी कर ली हैं और बाकी 4 चीज़ें जो हैं वो मैंने बिल्कुल जो है वो डिफरेंट की हैं। इट्स अ कंप्लीट थिंग। मतलब आपने खुराक अच्छी खाई, आप सो ठीक नहीं रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो ये कि ये आपका फिर इट्स नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल। सो पहली चीज़ जो है वो आपको प्रिवेंशन के लिए अपनी कंप्लीट होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो है उसको देखना है। फिर ये है कि अर्ली डिटेक्शन कि आपको रेडी रहना है। आपको जैसे कि खातून जो है वो महीने में एक दफ़ा अगर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कराए तो उसको ये पता लगता रहेगा कि कोई ऐसी लम्ब तो नहीं डेवलप हो रहा, और अगर साल में एक दफ़ा आप अपना डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, और ऐसी खवातीन जो 40 साल से ऊपर हैं वो साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराएं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारा बाकी पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर।
अस्सलाम वालेकुम जी। और ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साद नियाज़ साहब ने। मारूफ डॉक्टर आप इनको जानते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और साथ में हमारी कॉलर भी थी जिनका फ़ोन आया था, वो बता रही थी उनके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प काम करती है उनकी आंखें पीली होने लग गई हैं। और वही बात, लोग तशख़ीस की तरफ इसलिए नहीं जाते, चेकअप इसलिए नहीं कराते, उनको लगता है ये चेकअप महंगा होगा। लिवर से जुड़ी बीमारियाँ ऐसी होती है कि अगर आपको लिवर से मुतालिक अब डॉक्टर साहब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा जो है ना वो भी बताने लग जाता है, आपकी आंखें बताने लग जाती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आप जब स्पेसिफिकली आपके पास जब लोग आते हैं तो किन किन चीज़ों से, अगर मैं भी हम किसी को देख रही हूँ, तशख़ीस होने लग जाती है कि इनको कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जितनी लिवर की जो बीमारियां होती हैं ना, उनको आप जिसको आम इस्लाम में पीलिया कहते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है ना हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश हो। सो पिलाट जो है वो एक्चुअली 3 तरीक़ों से आ सकती है। इसमें जिगर की सोजिश एक तरीका, रुकावटी पीलिया जिसको कहते हैं वो अलग होता है, और सेल्स की जो ब्रेकडाउन जिसको हम हिमोलिसिस कहते हैं, यानी अगर किसी के अंदर जो बीमारी हो तो उसमें भी जॉन्डिस हो जाता है, बट उसका लिवर से कोई ताल्लुक नहीं। जो आम तौर पे जो पीलिया, जैसे आपने कहा कोई आया आपको पीला नज़र आ रहा है, तो उसमें जो ज़्यादातर इम्कान होता है जिसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी जिगर की सोजिश है। और ये 99% लोगों में सेल्फ लिमिटिंग या कलीलुल मियाद, ये खुद से ठीक होने वाली बीमारी। इस पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई, ये पानी से फैलने वाली बीमारी। अच्छा, ठीक है, ग़िज़ा के ज़रिए। ये गर्मियों में बहुत इसलिए हो जाती है कि गर्मियों में जूस और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी क्योंकि ये पानी से लिंक्ड। और आपको पता है हमारे यहाँ पानी का क्या आलम। जी जी। तो यहाँ पे जो है ना, इसके जो गलत फहमियाँ हैं, मेरे हिसाब से वो मर्ज से ज़्यादा नुकसान है। पहली चीज़ तो ये कि ये खुद से ठीक होती है, इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, कोई दवा की ज़रूरत नहीं, सिवाय उस मरीज़ के जिसको उल्टियाँ हो रही हैं, और हर एक को नहीं होती। जिसको उल्टियाँ हो रही हैं उसको ड्रिप फ्लूइड लेना पड़ता है, IV ड्रिप। तो बेस्ट है कि वो हॉस्पिटल चला जाए। जिसको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं उसको बेसिकली 2-3 दिन तक भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूख लगने लगेगी और नॉर्मल घर की ग़िज़ा वो खाना शुरू कर सकते हैं। तमाम किस्म के जो परहेज़ हैं वो बिल्कुल किसी भी रिसर्च के बगैर साबित। तो इस पर ये जो सबसे कॉमन, जिसको हम आम इस्तिलाह में आम जॉन्डिस कहते हैं, वो उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद इसमें सलाह है। इसमें इसीलिए बहुत सारे लोगों की दुकानें बहुत ज़्यादा चमकती हैं, क्योंकि जब 99% लोगों ने ठीक हो जाना है तो आप अपनी दुकान खोल लें, एक अपना आज समा टीवी वाटर शुरू कर दें फॉर हेपेटाइटिस, वो चल जाएगा, इसलिए कि 99% तो ठीक हो ही जाएंगे ना। तो जो ठीक होगा वो कहेगा यार मेरा तो अकीदा है समा पे। वो कोई डंडियाँ लगा के घूम रहा होता है, वो भी बेवकूफ़ बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ तक शिफा बीमारी का ताल्लुक है वो अल्लाह की तरफ से, शिफा अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बीमारी एक इम्तिहान है, इम्तिहान है कि आप उसमें अपने रब को याद करें तरीके से जो उसने बताएं। बाकी ये एहतियात करें तो खैर ही खैर है, लेकिन हम खुद कितना नुकसान कर रहे हैं। मैडम, हम नुकसान इस तरह से कर रहे हैं कि हम उसका खाना पीना बंद कर देते हैं, उसको उबली हुई सब्जियां लौकियां खिला रहे होते हैं, ठीक है, और पता नहीं बेतहाशा इस तरह की चीज़ें और क्या क्या दवाएं भी दे देते हैं गैर ज़रूरी कि अगले का जीने से एतबार हो जाता है। मैं 2-3 मरीज़ मैंने ऐसे देखे जिनको इतनी सीरियस दवाएं दी जा रही थी। ये बड़े बड़े जिगर के जो सेंटर्स हैं, सो कॉल्ड क्वैकरी सेंटर्स, वहाँ से मतलब वो दवाएं जिससे उसके जिगर का और सत्यानाश कर सकते थे, वो दवाएं मिल रही थी। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है आम जॉन्डिस में। जब ये होता है ना तो इसमें लोग परेशान होते हैं कि आपके जो पीलाहट का जो लेवल है वो बढ़ गया, और उसके साथ एक लिवर के एंजाइम्स होते हैं जिसको ALT या SGPT कहते हैं, वो हज़ारों में चला जाता है। ओह, ये तो बस बहुत ख़तरनाक। जो मेन टेस्ट होता है, जो खून की पतला करने का एक टेस्ट होता है जिसको हम INR कहते हैं, वो मैं जिन मरीज़ों को देखता हूँ उनमें से 70% मरीज़ों का वो टेस्ट होता ही नहीं है। एंड दैट्स दी ओनली टेस्ट जो मुझे बताता है कि मुझे इस मरीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत है। ये उस 1% में तो नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा
केयर की ज़रूरत है। ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड जिसका केस है। तो ये तो वो बीमारी है जो आप आम तौर पे पाकिस्तान में देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा यहाँ होती है कि पानी हमारा बहुत ख़राब है। दूसरी जो जिगर की बीमारियां हैं जो कि परेशान कुन होती हैं, वो होती हैं हेपेटाइटिस बी और सी से। जाहिर है यहाँ पे उसको काला पीलिया भी कहते हैं। जी जी। अल्लाह जाने क्यों कहते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए कि- डॉक्टर साहब हम हर चीज को काला यरकान खाना तो, सिर्फ हम तो याद है। काला यरकान जो है ना, अब वो लोगों को ये पता ना चाहिए कि वो पिंक हो गया। ठीक है। तो वो अब काला नहीं रहा है, इसलिए कि हेपेटाइटिस सी का बेहतरीन इलाज मौजूद है, ऑलमोस्ट विदाउट साइड इफेक्ट्स। इससे इतना अच्छा इलाज बहुत कम बीमारियों का है जितना हेपेटाइटिस सी का है, और जितना क्योर रेट हेपेटाइटिस सी के इस नए ट्रीटमेंट से है, उतना बहुत कम बीमारियों का क्योर रेट है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए इधर उधर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही परेशान होने की ज़रूरत। हेपेटाइटिस बी और सी हाथ लगाने से, तकियों से, चादरों से, खानों से नहीं फैलता। ओके ठीक है। मेरे पास एक वालदा आई थी, बेटी हुई थी उसकी। हम तो देखते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हो तो उसके बाद जो उसका जो ख्याल करना होता है वो भी बेचारा परेशान रहता है, फिर बाकी लोगों से भी उसको काट दिया जाता है। हम उसके जो कहते हैं ना कि लोगों से मिलना मिलाना हम कहते हैं वो भी खत्म कर देते, लोग डर के मिलते नहीं है। हमारे यहाँ गूगल डॉक्टर बहुत है ना, वो तो डॉक्टर उससे हमें बहुत फायदा है। साहब वो क्योंकि मुफ्त है ना, नहीं तो हमें फायदा बहुत है, आपको पता नहीं, वो बहुत महंगा पड़ता है। जो बाद में मेरे पास मरीज उन अमराज के लिए आते हैं और टेस्ट की इंसिस्टेंस करते हैं कि सर मैंने पढ़ लिया, नहीं नहीं आप मेरा ये टेस्ट कर दें, मुझे कर दें। हज़ारों रुपए खर्च करवा लेते हैं गैर ज़रूरी। डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन, ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये कितनी लीथल है? अब मैं आपको इसी पे आ रहा था। देखें, ये तो हेपेटाइटिस बी और सी का मैंने बताया। बी के लिए मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ कि अपने वैक्सीनेशन कराएं जिनकी नहीं हुई। आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचा सकते हैं। खाने की कोई परहेज़ नहीं होती इसमें, अगेन बिल्कुल रबिश, इसकी कोई एविडेंस नहीं है सिवाय उस मरीज़ के जिसका मर्ज़ बहुत बढ़ गया हो, तो उसमें पानी आ जाना, ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो उस सूरत में नमक की कमी होती है, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जिगर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो दवाओं के इस्तेमाल से। आई एम सॉरी बट ये कॉन्सेप्ट कि होम्योपैथी की मेडिसिन आर विदाउट साइड इफ़ेक्ट इज़ बेसलेस। हकीमी मेडिसिन में कुछ नहीं होता, ये बड़ी जड़ी बूटियों से बनती हैं, सेफ होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि मतलब चल गया तो लाख का, ना चला तो खाक का, मतलब इसमें अब मसला ये है कि जी गैर ज़रूरी क्यों ले रहे हैं। ठीक है, आप सवाल तो करें ना, आपको दवा किस लिए दी जा रही है? कमज़ोरी के लिए एक ऐसी दवा दे दें जो कि आपके जिगर को नुकसान पहुंचा दे, बजाय इसके कि आप ये देखें कि कमज़ोरी हो क्यों रही है। तो एक ये बड़ा मसला है कि लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं गैर ज़रूरी, और उसको नहीं। ये भी है कि डॉक्टर साहब हम आप ऑथेंटिक लोगों के पास हैं, मतलब ऐसे अगर हम हुक्मा में भी देखें तो हमारे पास ऑथेंटिक लोग मौजूद हैं, लोगों के पास जाते हैं और शिफा भी हासिल करते हैं, लेकिन वो बात है ना कि जो ऑथेंटिक लोग मुस्कुरा रहे हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब, देखिए ग़िज़ा के बारे में यही है कि एक तो हर कैटेगरी की बीमारी को एक ही, अगर जिगर की बीमारी है तो या तो कहते हैं कि तुम्हारा जिगर ख़राब है, ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। जैसे आपने कहा कि हेपेटाइटिस में ग़िज़ा को बंद कर दिया जाता है, हालांकि हेपेटाइटिस की रीजनरेशन के लिए आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आपने सारा चिकनाई भी बंद कर दिया, अक्सर यही ट्रेंड है। अगर नॉर्मल हेपेटाइटिस हुआ है तो आप चिकनाई बंद कर दें, चिकन, सारे गोश्त, सब चीज़ें। हाँ, उसकी सॉफ्ट फॉर्म में लिक्विड ज़्यादा देने होते हैं, नहीं वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल इंटेक अगर किसी शख्स का कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ बंद कर दिया है, दैट विल हैपन इन द फर्स्ट 3 days। जिस दिन आपको भूख, देखें हम अपने मरीज को समझाते हैं, जब आपकी भूख लगनी शुरू हो गई इसका मतलब आपका जिगर बेहतर हो गया। ओके, जब तक आपको भूख नहीं लग रही, योर लिवर इज अफेक्टेड, आप खा ही नहीं पाएंगे। ये कुदरती निज़ाम है। योर लिवर इज अ मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन, राइट? तो जब वो नाराज है तो वो नहीं चाह रहा कि आप बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस दें, उसको स्ट्रेस। और अभी तो डॉक्टर साहब लोग देंगे, महीने आ रहे हैं सर्दियों के, ये तो लोगों ने पाया पार्टी, कुन्ना पार्टी, निहारी पार्टी नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन पाया पार्टी करें, भले करें, कुन्ना पार्टी, क्योंकि एक ही चीज़ तो हलाल है वो खाना। लेकिन उसकी हर चीज़ एतदाल में, मॉडरेशन में, हर चीज़ ठीक है।
हाँ। मॉडरेशन में करें ना। अगर आप रोज ही रात को बैठ के 3 बजे खाने खा रहे हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, सर मुझे बड़ा मसला है, बदहजमी है, तो भाई आपका सिस्टम खराब थोड़ी है, आप खराब है। हाँ अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है पिंडी से शाजिया थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाजिया जी बहुत माजरत, आपको इतना लंबा हमने वेट कराया जी। जी कोई बात नहीं। क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने यही पूछना था कि भाभी है ना, उनके जिगर का मसला है और उनको भूख भी नहीं लग रही, बहुत कम खाती हैं। वही भी बात हो रही थी। जी आप तो टीवी के आवाज़ प्लीज शाजिया बंद कर दीजिए आपको, और मेरे फ़ोन से मेरी बात सुने। जी इतना मेरे पास ना वक्त मुख्तसर होता है, मैं ना ये समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये वही बात कर रही थी कि जो उनकी भाभी की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है और वो उनको भूख कम लगती है, विच शोज के her liver is not working properly। सिंपल जो भी आपने बात आप की, जाके हाँ। किसी को दिखाएं प्लीज, चेक तो करें कि वाकई ये जिगर का मसला है भी या नहीं। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम कि यू नो हर इंसान जिसको कमजोरी या भूख नहीं लग रही उसकी वजह जिगर नहीं होगी। सही बात, उसकी तो और भी चीजें और बहुत सारे रीजन। अभी जैसे डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे फैटी लिवर के हवाले से भी, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि अब मसला ये है कि पहले तो हम कहते थे कि एक सर्टेन एज के बाद आपको बीमारियां आके लगना शुरू होंगी, अब छोटे बच्चे भी जो हैं उनको भी फैटी लिवर की शिकायत हो रही हैं। तो ये डॉक्टर साहब हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या गलतियां करें, और इनकेस ऐसी कोई चीज़ होती तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया में एंड एज जैसे वक्त साल गुजरेंगे, लोग ज़्यादा खाने से ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं बनिस्बत फाका कशी से। ठीक है, और मरेंगे भी ज़्यादा खाने से, कुछ अल्लाह का शायद कुदरत का निज़ाम। और बात ये, मेरे पास अभी वालदैन लेके अपने बच्चे को आए, 12 साल का 13 साल का बच्चा था, उसका 90 किलो वज़न था। डॉक्टर साहब देखें इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, क्या खाते हो बेटा? डॉक्टर साहब इसकी एक आदत है, रात को वो मंगा लेता है खाना बाहर से, टेक अवे, और खा रहा होता है। तो मैंने कहा बेटा आप क्या करते हो, कमाते क्या हो? सर ये 13 साल का है। नहीं, मैंने कहा मैं पूछ रहा था इसके पास पैसे का। सर वो हम देते हैं। तो मैंने कहा फिर फॉल्ट तो आपका है ना। आप रात को उसको पैसे दे रहे हो गलत चीज़ें खाने के लिए, तो आप अपने बच्चे को खुद मार रहे हो। ट्रू, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ नॉट, ही इज़ ओनली अ 13-year-old किड। आपको पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी ना। बच्चे को नहीं पता, एक चीज़ अच्छी लग रही है तो वो तो दिल, जब हम भी छोटे थे तो जो खाना मिल जाए तो खा लिया करते थे ना जी, अपनी पसंद का। आप बच्चे को तो नहीं कह सकते, एक बात सुनो, इतना क्वांटिटी में खाना, इससे ज़्यादा नहीं। आपको अपने घर में निज़ाम लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन। मैं आपको बताऊं, जो टेक अवेज है, फास्ट फूड है, ये तो मेरी जो आने वाली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, लिवर डिजीज की नस्लें, उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा। सर वो इतना कमाएंगी, मैं तो कहूँगी क्योंकि हमने तो बाज आना नहीं, हमें जबान के चस्कों ने तो मैं ले दूँ। आप ना बाज आए, लेकिन मैं तो परेशान हूँ। टीनेजर्स, यंग टीनेजर्स, आई मीन अर्ली टीन्स और इनफैक्ट 12 years old। देखें, मैंने पहले भी कहा कि मॉडरेशन में सब चीज़ें ठीक है, एतदाल में, ठीक है, एतदाल में चीज़ें करेंगे तो ठीक रहेगा। इस वक्त फैटी लिवर यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिवर डिजीज का, एंड नाउ द मेजर इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इज फैटी लिवर। अब फैटी लिवर जो है वो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उसका इलाज भी सिर्फ लाइफस्टाइल है। आप सिवाय वजन कम करने के जितने भी अद्वियात लेते हैं उनसे कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है कि कोई जो कम वजन वाले लोगों को फैटी लिवर का इशू है वो क्या करें? वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है बिल्कुल। उसमें यूजुअली दीज आर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें या तो डायबिटीज़ होगा, कोई इस किस्म की बीमारी ज़रूर होती है, अदरवाइज ये नहीं होता। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जी खुदा के लिए जब आप जॉन्डिस का इलाज करा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जॉन्डिस हमेशा वायरल हेपेटाइटिस की वजह से नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ तो सब लोग ये समझते हैं कि बस वो या हेपेटाइटिस ए और ई या बी और सी जो ब्लड से फैलता है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहत हैं। तो खुदारा अगर आपका लिवर ठीक नहीं हो रहा तो जहाँ पे भी आप इलाज करा रहे हैं अपनी पहले तशखीस कराएं कि ये है किस वजह से जिगर का मसला। एक दफ़ा वो तशखीस हो जाए ताकि फिर या इलाज होगा या जैसे मैंने कहा कि टाइम देना पड़ता है।
बट हमारे यहाँ जो मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं उनकी वजह ये होती है कि वो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं एज हेपेटाइटिस ए और आम जॉन्डिस, और वो आम जॉन्डिस नहीं होता। जॉन्डिस बाइल डक्ट के ब्लॉकेज से होता है, जिसकी एक मेजर वजह कैंसर है। ठीक है, तो अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मरीज़ का इलाज महीनों हुआ, जब तक वो हमारे पास आया तो गाड़ी निकल चुकी थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसमें तशखीस बहुत ज़रूरी है। तशखीस बहुत और important है। बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपने कॉस्ट की बात की, जिसको हेपेटाइटिस बी और सी की परेशानी है, वो सिर्फ जाके खून का अतिया दे दे। देखिए, एक तो आपने लोगों की मदद की, हाँ। दूसरा आपका हेपेटाइटिस बी, सी, HIV सारे टेस्ट फ्री में हो गए। जी बिल्कुल सही ठीक है, बात, आप बिल्कुल खून ऐसे ही दें, होता है। हाँ। आपको वो बता देंगे। अगर आपका बी या सी या कोई चीज होगी तो आपको बुलाएंगे, कहेंगे जी आपका ब्लड नहीं ले सकते, आपके ये हैं, आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। इससे ज्यादा आसान तरीका और फ्री, और प्लस अगर आपका ब्लड चला गया, किसी को मिल गया, तो उसमें अल्लाह ताला आपको और बड़ी अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है हसन इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली माय एज इज 45 इयर्स ओल्ड, और मुझे ना मतलब फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स तो मुझे लगता है कि इवन कुछ भी खाता हूँ ना तो इमीडिएटली ब्लोटिंग होती है। वेरी फ्यू फ्रूट्स या कोई वेरी फ्यू फूड आइटम्स जो कि मैं शायद लूँ अगर, तो शायद ब्लोटिंग नहीं होती, अदरवाइज सडनली आई फील लाइक ब्लोटिंग होती है एकदम। और जस्ट टू फॉर द हेल्प of the other जो आपके साथ कंसल्टेंट्स हैं, I don't drink water before before I drink water, but during or after I don't drink water at all within the food. अच्छा, बिफोर मील तो मतलब जैसे आइमा का बिफोर मील इज गुड, बट आप कह रहे हैं कि खाने के बाद नहीं आप पीते पानी? नहीं, खाने से पहले मैं पीता हूँ लाजमी तौर पे, बट ड्यूरिंग और आफ्टर आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। ओके, ठीक है, तो लेकिन ब्लोटिंग होती है। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि अब देखिए खैर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे हलवा पूरी और ये वो, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ इट, बट लेकिन मेरा दिल करता है कि हाँ महीने में 2-3 दफा आप खा लें, तो इज इट पॉसिबल यू कैन ईट जंक फूड या इस तरह की चीजें? हम महीने में 2-3 दफा, मैं आपको बता रही हूँ, आप जैसे पाकिस्तानी की में जरूरत है जो महीने में से 2-3 दफा के आप घूर के, डॉक्टर साहब मैं तो लोगों को जानती हूँ जो तो हफ्ते में 3-4 दफा खाते हैं। डॉक्टर साहब परेशान हो गए। डॉक्टर साहब भाई ये लोग बात कर रहे थे। नहीं, मैं इसलिए परेशान हुआ कि इनको ब्लोटिंग ऑलरेडी हो रही है ना, तो ऑब्वियसली सिग्नल्स आ रहे हैं कि देखें आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, कुछ कुदरती भी चीजें हैं, तो योर बॉडी इज सेइंग दैट यू नो व्हेन यू विल डू दैट। मुझे तो तरस आ गया, मैं तो एंकर हूं ना, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। आपको तरस आ गया, मैं हैरान हो गया कि मैं तो नहीं खा सकता जी। लेकिन मेनली आप अपनी ग़िज़ा, आपने खुद कहा कि सर्टेन फ्रूट्स व्हेन ही टेक्स ही फील्स बेटर, सो व्हेन ही इज ईटिंग हेल्थी इट सीम्स टू मी दैट ही इज़ बेटर। समटाइम्स हमारी खाने की जो इनटेक है उसमें फाइबर कम होता है, तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग दैट हेल्प्स अ लॉट इज सिंपल इस्पगोल। आप इस्पगोल लें, इट्स सेफ, और पता नहीं उसके बारे में भी क्या क्या है कि लॉन्ग टर्म नहीं लेना चाहिए, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो आप इस्पगोल लें और अगर फ़ायदा हो जाता है तो दैट उससे ज़्यादा सस्ता और बेहतरीन इलाज कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब डाइटरी इवैल्यूएशन की तो ज़रूरत है ना, अगर उनकी डाइट में नेचुरल सोर्सेज ही नहीं है फाइबर के, तो नेचुरल अगर वो डाइट नहीं ले रहा है जी, तो और अगर वो सिर्फ इस्पगोल ले रहा है तो फिर वो मैटर नहीं करेगी, बिकॉज इस्पगोल को आप सप्लीमेंट करते हैं, जैसे अगर आपकी अच्छा, मैं तो पता क्या सोच रही हूं, नेचुरल फाइबर तो आएगा ही आएगा हमें ना डाइट सही होगी तो 2 दिन ऐसे सेगमेंट करना चाहिए डॉक्टर साहब के साथ कि वो डांटे फूड तो रेगुलर फूड तो और हमें ना जरा टेम्ड करें, क्योंकि वाकई मुझे तो वाकई तरस आ गया था कि अगर जब महीने में 1 या 2 बार ही सेड दैट ही इज नॉट अ फैन ऑफ इट, बट स्टिल लेकिन जरूरी है सर वाली बात कि हेल्दी लाइफ स्टाइल है या नहीं, यानी आपकी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज है नहीं है, वॉक है नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपने खाया और आप सो गए, उस टाइम में खाने में और सोने में ड्यूरेशन कितना है, गैप कितना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे पानी की बात की उन्होंने, पानी की जो बात करी, देखिए पानी में एक तो ये है कि सबसे मैं कल बड़ी अजीब बात है सर, कल मैं ये देख रहा था, एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया कि वो कराची के 3 बड़े हॉस्पिटल से होकर आए जहाँ पर इमरजेंसी में 2-2 ढाई घंटे की वेटिंग थी, ठीक है। कैन यू बिलीव इट कि इस वक्त हम कराची जो है हेल्थ के अंदर इस वक्त मतलब हाईलाइट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि हम कोलैप्स की स्टेट पर हैं, ठीक है ना। इस वक्त हमारा जो स्टेज है, रीज़न इज़ दैट कि एक पानी को सिर्फ अगर ले लें तो हम पानी से जो डिजीज़ेज़ इस वक्त कराची में चल रही हैं, डेंगू,
जी जी बिल्कुल। ठीक है, मलेरिया, जी जी चिकनगुनिया, जी जी, हेपेटाइटिस, जैसे हमने एक्यूट हेपेटाइटिस ए Also और negligeria कभी उसमें एक्यूट है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटेरिक फीवर, इन 6 डिजीजेस ने इस वक्त आपके हॉस्पिटल के अंदर धावा full- बोला हुआ है बिल्कुल इसके लिए। आपको कहीं कोई बेड नहीं मिल रहा। तो अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा फोकस करके सिर्फ पानी के इशू को ही ठीक कर दे, तो आप ये सोचिए कि लोगों को कितनी बड़ी अमाउंट है जो सिर्फ एक हेल्थ इश्यूज पर जो है मतलब उस इश्यूज पर जा रही है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी ना, मतलब साफ पानी देना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से State की अगर ये खत्म हो जाए तो शायद हम डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में प्रेशर खत्म हो जाए। आप जैसे कह रही थे कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, तो शायद खैर सर का तो फिर भी मुश्किल रहेगा, लेकिन मुझ जैसे किसी का भी मिल जाए। देखिए फाइबर लेकिन लेकिन लेते हैं तो जी, जी। फाइबर के साथ मुझे आपको ब्रेक fluid डॉक्टर साहब, intake मैं भी इसके बाद maintain आती हूँ। करना पड़ता है अच्छा ना। जी, मुझे अब आप ब्रेक की fluid तरफ तो जाना ले रहे है, हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जी हमें अपनी बच्चियों की ना पढ़ाई पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई पे जब इन्वेस्ट करते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो सिर्फ आप एक उस एंटिटी को आप तालीमी याफ्ता नहीं बना रहे, बल्कि उसके साथ जितने भी जुड़े लोग हैं आप उनको भी तालीमी याफ्ता बना रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हो, कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और अब हम चलेंगे अपने किचन काउंटर में जहाँ पे गालिब मौजूद हैं। और मैंने हमेशा से देखा है कि चाहे वो आगा साहब हो चाहे वो गालिब हो, वो हमेशा आपको प्रॉपर डायग्नोसिस के हवाले से बात करते हैं कि आपको कोई भी डिजीज़ हो पहले गेट अ प्रॉपर चेकअप, ठीक है, उसके बाद फिर उस सब ने कहते हैं ठीक है आपने डॉक्टर से तो करा रहे हैं, वो ज़रूर जाएँ और फिर वो यहाँ पे फिर अपना भी जो तरीक़ेकार है हिकमत में उस हवाले से आपको भी आगाह करते हैं। तो अब हम गालिब की फिर हेल्प लेंगे, वो किचन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तशरीह करने के लिए। और यकीनन ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन की वजह से, जैसे कि डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी बीमारियों को शायद खुद दावत देते हैं सेल्फ मेडिकेशन के लिए। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जैसे गूगल डॉक्टर की पिछली दफ़ा भी मैंने बात की थी, गूगल पे हर चीज़, गूगल पे ऑब्वियसली नहीं बट डिफरेंट किस्म की वीडियोस, और हर बंदा जो वीडियो बना के डाल रहा होता है फेसबुक पे या डिफरेंट हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब सही नहीं होती, उन पे तस्दीक करना ज़रूरी है। एक हदीस जिक्र करूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई नॉन मुस्तनद बंदा कोई चीज़ बताने से, जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ और मैं कोई चीज़ बताता हूँ किसी को, जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट में अगर मैं एक बीमारी बताऊँ तो 4 लोग उसकी दवाइयाँ बता देंगे हाँ। और वो अपनाने से किसी की डेथ हो जाती है, तो जिस बंदे ने बताया था उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म है। इतना हमारा इस्लाम सख्त है इस बारे में। बिल्कुल, ठीक है। तो बात यह है कि इस तरह अमल करना और या बताना दोनों चीज़ें जुर्म है अपने हिसाब से। तमाम जिसका आपको इल्म ना हो, एक यही डॉक्टर है, अगर वो बता रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत और सही का उनको पता है कि किस चीज़ को क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो है एक ऐसी चाय जो कि आपके लिवर टॉक्सिन्स को बेहतर करेगी, आपकी लिवर एक्टिविटी को बेहतर करेगी, और इसके साथ साथ जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मैदे के एंजाइम से भी होता है, जो कि मैदे के अमराज हो रहे होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लिवर का एंजाइम्स का ताल्लुक होता है। तो उसमें ये कहवा या ये तो हर कोई फिर कहवा पी सकता है क्योंकि सबको कोई ना कोई 80% वो चीज़ें जो नॉर्मली हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे जो स्पाइसेस हैं वो बेसिकली हर्ब्स कहते हैं अंग्रेज उसको, लेकिन फिर वही बात है कि अगर वही चीज़ अदरक में रोज़ खा रहा हूँ और अदरक में 1 किलो बैठ के खा लूँ तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन आएगा। तो हर चीज़ का एक पोर्शन है, उस पोर्शन से जब हम एक्सीड करेंगे उसको तो वो यकीनन आपकी सेहत को नुकसानदेह 100% होगा, चाहे वो हर्बल हो या कोई भी XYZ कोई भी इंग्रेडिएंट हो। अच्छा, इसमें मैं 1 गिलास पानी लूँगा, इसको हम गर्म करेंगे और इसमें हम 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, हम फ्रेश हल्दी अगर हो हल्दी फ्रेश भी ले सकते हैं। तकरीबन इसमें मैं 2 ग्राम के करीब हल्दी लूँगा। पुदीने की पत्तियाँ 4 से 6 अदद फ्रेश पुदीना। इसमें जो मैं तीसरी चीज़ ले रहा हूँ वो है अदरक। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैं ले रहा हूँ इसमें, ये मैं ऐड करूँगा। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मेथी दाना, आधा चाय का चमचा। अच्छा, मेथी दाना बड़ा डाइट वगैरह के लिए भी, और लड़कियां तो अपनी वो जो बहुत सी हार्मोनल चीज़ें उसके लिए भी मैंने देखा कि वो उसकी कहवा इसके चाय पानी पी रही होती है। हार्मोनल इश्यूज़ के लिए, बालों के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हड्डियों के इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। बट फिर वही बात है कितना, एक चाय का चमचा कहवा बना के लिया जा सकता है। अगर दालचीनी के कहवे के साथ लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के पेशेंट्स अगर इसको मेथी दाना थोड़ा सा कुचल के, साथ कलौंजी का दाना ब्लैक सीड, उसको कुचल के रात भर पानी में रखें और सुबह उसको पी लिया जाए 1 गिलास, तो शुगर में बेहतरी आने की उम्मीद होती है। अच्छा, इसको पकाएंगे जब तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी आधा रह जाए, 1 कप या पौना कप रह जाए, तो इसमें एक
आधा लेमन स्क्वीज़ करेंगे और ये चाय तैयार हो गई, जो कि मेरे ख्याल से सारी चीज़ें वो हैं जो हम डेली रूटीन में अपने घर में इस्तेमाल कर रहे होते इसके हैं। औकात कार क्या होनी चाहिए, ये आप कब पी सकते हैं? मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ नाश्ते के 1 से 2 घंटे के बाद अगर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। विच इज़ लाइक अगर आप 9 बजे अपना नाश्ता करते हैं तो आप इसको 11-12 बजे आप उसको आराम से, और ये डिटॉक्स करेगा, लिवर एक्टिविटी को बेहतर करेगा, हजम के निज़ाम को बेहतर करेगा, क्योंकि लिवर का ताल्लुक कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करते हैं फैटी लिवर की वजह से भी कुछ लोगों को शुगर में तब्दीली, डायबिटीज़ में तब्दील हो जाते हैं। तो फैटी लिवर ना सिर्फ ये कि अच्छा, और एक चीज़ और, लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं फैटी लिवर या लिवर के, जैसे डॉक्टर साथ भी बात कर रहे थे कि फैटी लिवर या लिवर का कोई भी अमराज आता है, हम बोलते हैं नहीं चिकनी चीज़ें 100% बंद कर दो, ठीक है? ना सिर्फ चिकनी चीज़ें, मतलब उनका तो डिफरेंट वो था, बट चिकनी चीज़ों के साथ साथ ये देखिएगा फैटी लिवर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक की वजह से भी। रिफाइंड शुगर एक बहुत बड़ी वजह है फैटी लिवर और लिवर की डिफरेंट छोटी मोटी बीमारियों की भी। तो शुगर ही सिर्फ वो नहीं, तेल चिकनाई नहीं, बल्कि शुगर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बीमारियों में जो बहुत तेज़ी से और वही, लेकिन गालिब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता सब कुछ है, हमें पता है ये चीनी हमारी दुश्मन है, ये चीनी, चावल और सफ़ेद मैदा, ये हर चीज़ दवाई दुश्मन है, पर हमें मज़ा है ना ज़ुबान के टेस्ट बर्ड्स को थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी सेहत से फ़ायदा उठाएं। ज़िंदगी और मौत का टाइम जो है वो तयन है, डिपेंड ये करता है कि हम इस ज़िंदगी में वो बिस्तर पे तकलीफ़ की सूरत में गुजारते हैं, किसी की मोहताजी में गुजारते हैं, या अपने चलते फिरते पाँव से अपनी सेहत के साथ गुजारते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप ये बात करें ब्रेक में भी कि मरना तो है, ऑब्वियसली मरना है, लेकिन वो जो 3-4 साल मरने से पहले वो बिस्तर पे किसी मोहताजी में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, यकीनन हर कोई जानता होगा, जो 2-2, 3-3 साल से लोग बिस्तर पर हैं, इतने मोहताज है कि वॉशरूम खुद नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली ये वो बीमारियाँ हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हैं, खराबियां पैदा करती हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में यकीनन, लेकिन हम अपने आप को खुद खराब कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मंसूर, अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, मुझे ये डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि जिगर का बचपन से 4-5 मतलब मुझे जॉन्डिस हो चुका है। मेरे वालिद देसी इलाज भी करते थे, डॉक्टर का भी कोई मेडिकल फील्ड से थे। मेरे वालिद जो है मुझे साबुत धनिया, आलू बुखारे, इमली और प्लस ये ब्राउन शुगर भिगो देते थे रात को, जिसको निचोड़ के हम सुबह उसके 3-4 गिलास पीते थे, गंडेरी खिलाते थे। अब मेरी एज है 57, मुझे लास्ट टाइम हुआ था 2011 में जॉन्डिस, तो मैं गंडेरी नहीं खा पाता था, मगर मैं फ्रेश गन्ने का जूस पीता था और ये इलाज करता था। तो मुझे यही पूछना है, क्योंकि मैं मैदे का भी पेशेंट हूँ, मगर मेरे साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि मैं अपने घर में घर का पान खाता हूँ। तो मेरे लिए क्या मशवरा है डॉक्टर साहब के लिए कि मैं मैदे का भी पेशेंट। अच्छा मंसूर भाई, मुझे बताएं आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, अल्लाह नहीं करे, शुगर नहीं है। अच्छा, शुगर नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। हाँ, चलें डॉक्टर साहब। अच्छा, गंडेरी का डॉक्टर साहब को पता लगा ना, वो जो गन्ने का जो, हाँ बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, एक मसले नहीं, बहुत सारे मसले हैं उसमें। एक तो देखें ये कि सही तरीके से तशखीस आपकी बीमारी की हुई है या नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जॉन्डिस होने का मतलब यही है कि शायद अभी तक आपकी सही तरीके से तशखीस नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो ये करें कि आप किसी प्रॉपर हेपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि जो ऐसी मोज़ी बीमारियां हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है, उसको कम से कम रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जॉन्डिस बार बार होने की जो बाज़ वजूहात हैं, उनमें से बाज़ मरीज़ को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जब भी पानी की कमी हो या फिर उनमें कोई इन्फेक्शन हो तो उनको जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस एक ख़ास मिकदार तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना आके किसी भी डॉक्टर से प्रॉपर वर्कअप कराएं और इन चीज़ों को देखें कि कोई ऐसी छुपी हुई बीमारी तो नहीं चल रही, क्योंकि ये साइलेंट किलर कहलाती है, और बार बार जॉन्डिस का होना इस बात की अलामत है कि आपकी बीमारी की सही तशखीस नहीं हुई है। सही। और वो गंडेरियाँ खा सकते हैं? हाँ, गंडेरियों का ये कि वो ठीक है, मतलब उसको लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि जिन मशीन में उनका रस निकाला जाता है और जिन हाथों से निकाला जाता है और जो बर्फ़ वहाँ पे इस्तेमाल होती है या जो गिलास इस्तेमाल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम ठीक होने के बजाय शायद एक आध और इन्फेक्शन लेकर आते हैं जो और मुश्किल का सबब बन जाता है। हाँ, तो प्लीज़ मेरा भाई आपने ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या बनाए? सेकंड करूँगा, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जूस शायद फ़ायदा दे सकता है, मैं इस पर ये बात नहीं करूँगा फ़ायदा नहीं देता है, मेरे उस पर शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता जितना ज़्यादा बताया जाता है। क्योंकि हाल में आपको बताऊँ, पंजाब में मैं आपको
आपको बता सकते हैं जैसे लाहौर वगैरह में भी अगर आपको हेपेटाइटिस हो, आपको यरकान वगैरह हो, तो पीला यरकान स्पेसिफिकली, तो उसमें कहते हैं हाँ भी गन्ने का जूस पिए, उसमें अदरक डाल के, लीमू डाल के गन्ने का जूस पिए, तो वो सब गन्ने के जूस वाले के पास चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बट जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें जो हम पानी, बर्फ़ और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, शायद क्योंकि हमारा लिवर पहले ही एक इन्फेक्शन की सूरत में है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर दूसरा इन्फेक्शन आएगा तो वो लिवर के लिए और ज़्यादा खतरनाक होगा। जैसे कि हमने बात की थी हेपेटाइटिस ए एंड ई, दोनों वो हेपेटाइटिस है जो नॉर्मली पानी और तमाम चीज़ों की वजह से ही आ रहे हैं, और पहले ही हमारा जो लिवर है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, इन्फेक्टेड है, वायरल लोड उसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो पानी या वो गंदा गन्ने का जूस नुकसान दे सकता है। उससे बेहतर है कि गंडेरी चूस ली जाए, दांतों के लिए भी अच्छी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, एक ऐसा पाउडर जो कि फैटी लिवर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिवर एक्टिविटी को बेहतर करेगा, लिवर एंजाइम्स को बेहतर करेगा, घर में बनाया जा सकता है, कोई भी शख्स ले सकता है, इवन हेपेटाइटिस के पेशेंट ले सकते हैं। ऑल्दो कि मैं ये दावा नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए दवा है, बट सपोर्ट ज़रूर करेगा, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो रिसर्च्ड हैं और ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन 50 ग्राम के करीब मुलेठी। मुलेठी बहुत कॉमनली मिल जाती है पंसारी के पास। कासनी, इसको इंग्लिश में चिकोरी कहते हैं, ये मैं ले रहा हूँ तकरीबन 25 ग्राम। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है अफसनतीन। अफसनतीन एक बहुत अच्छी दवा है लिवर की एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। हुक्मा बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल करें, बहुत अरसे का मतलब कई 100 सालों से ये इस्तेमाल होती है। से नाम लीजिएगा गालिब इसका, अफसनतीन। अफसनतीन। अफसनतीन, और अफसनतीन मैं इसमें ले रहा हूँ तकरीबन, इस तरह की डंडियाँ होती हैं, पत्ते समेत ले रहा हूँ, और ये है तकरीबन 20 ग्राम के करीब। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है ऊँट कटारा के बीज। ऊँट कटारा जिसको इंग्लिश में मिल्क थैसल कहते हैं, और ये एक बेहतरीन दवा है। पूरी दुनिया में मिल्क थैसल के कैप्सूल्स मिलते हैं डिफरेंट पोटेंसीज़ के, और ये लिवर एक्टिविटी को भी बेहतर रखता है। और जो लोग अल्कोहलिक हैं वो तजवीज़ किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि डिटॉक्स करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो है वो मिल्क थैसल ली जाए। और तकरीबन जितनी भी लिवर की मेडिकेशन बनती हैं आज की तारीख में, उसमें सिलीमायरिन, सिलिबियम मैरिनियम इसका जो है वो केमिकल नेम है, जो कि इसमें पाया जाता है, और वो पूरी दुनिया में हर दवा में तकरीबन मौजूद होता है जो लिवर की बन रही है। मुझे बताएं गालिब, ये जो आप मुझे बता रहे हैं तो ये मिल जाएगी पंसे? ये तो बहुत आसानी से मिलती है, सिंध में बहुत उगती है, पाकिस्तान भरपूर है, भरा हुआ है। क्या बात है। अच्छा, ये मैं ले रहा हूँ तकरीबन 20 ग्राम के करीब। और आखिरी चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो है कलौंजी, ब्लैक सीड, आधा चाय का चमचा। इसका मुरक्कब बना के रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह नाश्ते के बाद, और आधा चाय का चमचा रात को खाने के बाद नॉर्मल पानी से अगर लिया जाए तो ये तमाम एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, फैटी लिवर में भी, लिवर एंजाइम्स में भी। बल्कि मैं अगर एक वर्ड यूज़ करूँ, हैप्पी लिवर, अगर आप अपने लिवर को हैप्पी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उसके एंजाइम्स बेहतर रखना चाहते हैं, तो ये पाउडर आपके लिए बेहतरीन दवा साबित हो सकता है। इसको हमने लेना कैसे था मुझे बताएं? आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चमचा रात, और खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को खाना। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, आसिफ भाई बात करें लाला मूसा से। जी आसिफ भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से पता करना था, मेरा बेटा है तो उसको ना बिलिरुबिन अक्सर खाई जाती है, 2.3, 2.1, 2.9 ताकत। तो जी वो पता किया था, अक्सर गैस्ट्रोलॉजिस्ट को चेक किया, तो वो कहते हैं इसमें ना गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो इस हवाले से बात करनी थी, ये क्या बीमारी है? अच्छा देखो, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया इन्होंने। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। ये पैदाइशी एक एंजाइम होता है जिसमें अल्लाह ने ये खसूसियत रखी होती है कि वो ये बिलिरुबिन पीलिए के साथ मिलकर और जिस्म से बाहर निकलता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें पैदाइशी इसकी कमी की वजह से सारी ज़िंदगी उनमें हल्का हल्का सा जॉन्डिस रहता है, ठीक है, और उनका टोटल बिलिरुबिन एक ख़ास मिकदार तक रहता है और ज़्यादातर वो उससे ऊपर नहीं जाता, और वो मिकदार 4 और 5 और 3 इसके दरमियान में होता है। लेकिन इसमें बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि ऐसे लोगों को अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना होता है। उनको ये देखना होता है कि उनको इन्फेक्शन है तो फ़ौरन ट्रीट किया जाए, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी तरीके से जब भी ज़िंदगी में उन्हें कभी स्ट्रेस आता है या कोई इस तरह का इवेंट उनके साथ गुजरता है तो ये टोटल बिलिरुबिन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये इसका बढ़ना नुकसानदेह नहीं होता,
और इसको ट्रीट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, और इनफैक्ट इसको जो डायग्नोस करने के लिए खुसूसी टेस्ट है वो भी पाकिस्तान में नहीं होते। तो जिसने भी तशख़ीस किया, मेरे ख्याल है गिलबर्ट ठीक किया, उसने उससे पहले आपके वो सारे टेस्ट कराए होंगे जिससे हम ये साबित कर लेते हैं कि मरीज़ को कोई और बीमारी नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर या इस तरह की कोई और डिजीज़। अच्छा, मैं तो सलाम पेश करती हूँ। देखिए, लाला मूसा में बैठते हुए उन्होंने प्रॉपर अपने बच्चे की तशख़ीस, और जैसे गिलबर्ट आदम सिंड्रोम की बात की तो वो उनको उतना भी पता था। सो आई एम हैप्पी कि जो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं लोगों के पास वहाँ पे कि वो कर सकें। अच्छा, आप नेक्स्ट चीज़ बताने लगे हैं? डिटॉक्स वाटर जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे, जॉन्डिस हो या किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो जो कि लिवर से रिलेटेड है, तो उसमें जो है वो लिवर को डिटॉक्स करना और विटामिन सी की मिकदार को बॉडी में बढ़ाना, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करेगी, बल्कि एंटीबॉडीज़ पर भी काम करती है। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ले रहे हैं। 1 लीटर पानी लिया मैंने, इसमें मैं आलू बुखारा ले रहा हूँ तकरीबन 8 से 10 दाने, और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है इमली। कितने बड़े मजे का डिटॉक्स वाटर बन गया, इसमें इमली भी डली है और आलू बुखारा भी, जिसको हम जैसे अगर बात की जाए तो सकाफत का हिस्सा रहा है। गर्मियों में हम लोग नॉर्मली जिस तरह हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिगर के हवाले से, तो ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि हमारी पंजाब और सिंध के अक्सर एरियों की सकाफत है। तो हम बेसिकली दवा ले रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सिर्फ शरबत ले रहे हैं, वो ठंडक के लिए यूज़ हो रहा है, बल्कि वो बेसिकली हमारे लिए एक बेहतरीन दवा का काम भी कर रहा है। कांजी का भी शरबत मिलता है, हाँ, पंजाब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली चुकंदर और इस टाइप की तमाम चीज़ों से वो बनता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर वही कहूँगा कि वो सकाफत का हिस्सा है, गर्मियों में इस्तेमाल होता है, लिवर के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, और इसके साथ नमकियात जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा होता है, उसको बेहतर करने के लिए कांजी एक बेहतरीन ग़िज़ा प्लस दवा है। वाह, क्या बात। अच्छा, मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें आलू बुखारे ऐड किए, तकरीबन इसमें 20 ग्राम के करीब मैं इमली ऐड कर दूंगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। सही। इस पानी को, रूम टेम्परेचर ये पानी था, इस पानी को हम ढकेंगे और ओवरनाइट इसमें छोड़ देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। सुबह उठ के ये पानी 1 लीटर जो है ये रात तक, शाम तक ख़त्म कर लीजिए, दैट्स इट। 3 दिन कर लीजिए। जॉन्डिस वाले पेशेंट, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपकी खुद की इम्यूनिटी बेहतर होगी और वो इंशाल्लाह उससे शिफायाब हो जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इतने मज़े का डिटॉक्स जो है वाटर में बन गया। मुझे डॉक्टर फायज़ा आप ये बताएं, हम कहते हैं ना कि जिस जिस मौसम की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का इलाज उस मौसम में आने वाले फल में भी मौजूद होता है। तो जैसे अभी तो हम जिस टाइम से गुजरे हैं तो इसमें जिगर की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आगे भी हम ग़िज़ाएँ भी ऐसे खाएंगे जिसे हम लोग नट्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो जो ज़्यादती इन तमाम तो चीज़ों की, स्पेसिफिकली अगर मैं नट्स की बात करूँ, ये कितनी लीथल है? देखिए, ज़ाहिर है जिस चीज़ की ज़्यादती होगी तो वो नुकसान करेगी, इवन चाहे वो नट्स हैं। जैसे अभी गालिब ने भी कहा कि अगर जड़ी बूटियों का भी यही है, अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो फिर वो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और जो नट्स होते हैं, नो डाउट कि उसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छे उसके अंदर हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं नट्स के ज़रिए, प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत गुड क्वालिटी फ़ैट हमें मिलता है, जो बादाम, अखरोट, पिस्ता, डिफरेंट बीज हैं जैसे। लेकिन उसकी अगर ज़्यादती करेंगे तो उससे फ़ैट इनटेक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और चाहे वो बहुत हेल्दी फ़ैट इनटेक हो, अगर आप उसकी अमाउंट एक्सीड करते हैं, जैसे एक मुट्ठी से मुराद ये ली जाती है कि फुल भर के नहीं, मुट्ठी का मतलब है बंद भी करना है। अब मुट्ठी आपने बंद किया तो आप सोचे मुझे इस अखरोट अगर आ गया तो इसमें काजू नहीं आना, तो इसमें ज़्यादातर नहीं, अगर आप एक ऐसे बंद करें तो हार्डली 4-5 दाने आते हैं, 5 to 6 मैक्सिमम। तो इतनी अमाउंट में आप ले सकते हैं एवरी डे, लेकिन उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका वेट गेन होगा, आपके हार्ट प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे हम लिवर की बात करें ना, कि देखिए लिवर बेसिकली एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। जो कुछ भी हम खाते हैं, अगर हमने जैसे बात की, इन्होंने शुगर की, वो एजेंट ही खराब कर लिया जिसे बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो फिर आपने किया कि अच्छा आगे कुछ और रहता है, चलो बस आप आ जाएं, आप ज्वाइन कर लें, आज वापस आ जाइए। गालिब ने भी कहा कि जैसे शुगर की बात मेंशन की, तो मैं उसके साथ एग्री करूंगी कि शुगर इनटेक या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसी भी फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो वो कन्वर्ट होता है लिवर में जाके। अगर जब वो एक्सेसिव आप कंजम्पशन करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली फैटी लिवर कहाँ से आता है? इसी तरह ना, आपका फैट इनटेक भी ज़्यादा है, आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक, रिफाइंड शुगर इनटेक भी ज़्यादा है, और वो
ज़रूरत से ज़्यादा जो बॉडी में है वो कन्वर्ट हो रहा है फैट में, सही। और वो फैट स्टोर कहाँ पे हो रहा है? लिवर में। हाँ। तो आपके लिवर पे चर्बी चढ़ जाती है, course, तो फिर अब तो आप fatty जब liver तक उसको होगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि उन्हीं के आप हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास बड़ा मुख्तसर है और हम हेपेटाइटिस के बारे से बात कर रहे थे, इज देयर एनी वे कि हम इस पर कंट्रोल हासिल कर सकें? कोई ऐसा तरीक़ेकार तो मौजूद होगा ही। थैंक यू सो मच मदिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं बस ये इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जिसे आम ज़बान में लोग काला पीलिया बोलते हैं, ये अपनी जब से ये किसी भी बॉडी के अंदर मतलब ये शामिल होता है उसके खून में, तो ये 10 से 15 साल लगाता है उसके लिवर को कम्प्लीटली डैमेज करने में। जब वो कम्प्लीटली डैमेज होता है तो उसका हल सिर्फ ये होता है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भेजें, यानी कि जिगर उसका तब्दील किया जाए और घर का कोई बंदा अपना जिगर दे। ठीक है, हम बात ये करें कि हम इसका इंतज़ार क्यों करें? ठीक है, हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं? तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था जब मैंने बाहर निकल के ये मालूम करने की कोशिश की कि ये हेपेटाइटिस बी और सी को डायग्नोस करने के लिए जो किट यूज़ की जाती है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो यू कैन इमेजिन कि वो सिर्फ 100 रुपीज़ की कॉस्ट आती है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है या सी है नहीं है। ये ICT कहलाता है। इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट आप कम से कम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हाँ किसी पेशेंट को कहीं ऐसा तो नहीं कि चल रहा है। ICT कहते हैं। तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस बात को सोचते हुए, जो कि हमारे यहाँ पे 100 में से हर 8वें शख्स को हेपेटाइटिस सी है और हमारे यहाँ पे 100 में से हर चौथे या 5वें शख्स को हेपेटाइटिस बी के चांसेस हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम शनाख्ती कार्ड पे ये शर्त रख दें कि आप शनाख्ती कार्ड बनवाने से पहले अपना ये टेस्ट किसी भी नादरा के स्टेशन से करा सकते हैं और ये मैंडेटरी हो। तो हम ये देख सकते हैं कि हम ना सिर्फ उस 100 रुपये की एक किट का इजाफा कर कर उसको ऐसी बीमारी से बचा सकते हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट तक जा सकती है, और ना सिर्फ ऐसी बीमारी को जिससे उसके स्पाउस को, उसके किड्स को, उसके फैमिली के दूसरे लोगों को बचा बात करूं उनसे भी बचा सकते हैं। बट आई विश ये चीज़ें जो है वो मैंडेटरी हो जाए और सीरियस इस बात को सोचा बजाय। इवन निकाह से पहले भी अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आप तीनों का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। और जाते जाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझ पर है, अगर मैंने बात ना कही तो वो कहते हैं ना कि हक की अदा नहीं किया। हमें अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है पाकिस्तान में 10 से 13 साल की उम्र में जितना आप स्कूल में बच्चियों को ड्रॉप आउट देखना शुरू करते हैं, वहाँ से पता चलता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में क्या शामिल है। हम बच्चियों की तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे। यही बच्ची अगर आप इसके फ्यूचर में इसकी तालीम में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आप डायरेक्टली अपनी मुल्क की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक पढ़ी लिखी बच्ची ना सिर्फ ये कि वो अच्छे तरीके से घर से चला सकती है, बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है, अच्छी नस्ल, अच्छी कौम परवान चढ़ सकती है, बल्कि वो अपने घर में अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए अच्छा किरदार भी अदा कर सकती है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ज़िंदगी रही तो।